तो जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ग्राफिकल मेथड के जो बेसिक ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें हम मोर देन वन मोर देन टू अगर हमारे पास वेरिएबल्स हों तो हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड मेथड था, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड भी एक अलजेब्रिक टाइप का मेथड है, बट इसमें भी प्रॉब्लम हमें ये आ रहा था कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ में इक्वेशंस हों और ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की अगर हमारे पास इन सॉरी कंस्ट्रेंट्स हो, तो देन ये जो हमारे पास मेथड है सिंप्लेक्स मेथड फेल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं एम मेथड, तो एम मेथड हमारे पास तमाम टाइप की कंस्ट्रेंट्स को डील करता है, बट इसमें इशू ये है कि अगर हमारे पास चूँकि इसमें हम ऐड करते हैं पेनल्टीज़ को। पेनल्टी मीन्स वेरी हम हाई वैल्यू को अटैच करते हैं विद आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जस्ट हम सॉल्यूशन को सिक्योर करने के लिए यानी फिजिबल बनाने के लिए हम ऐड करते हैं। एट द एंड ये हम क्या करते हैं, इनको फोर्स करते हैं इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो कंप्यूटेशनल एरर जो के चांसेस ज़्यादा थे, आल्दो ये अच्छा मेथड है एज़ कंपेयर टू सिंप्लेक्स मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे टू फेज़ मेथड। टू फेज़ मेथड में हम जैसे नाम से जाहिर है हम प्रॉब्लम को स्प्लिट करेंगे इनटू टू फेजेस में। तो इसका जो प्रोसीजर होगा थोड़ा सा इस तरह का होगा। एल्गोरिदम ज़रा देखें। इसके दो फेसेस होंगे और फर्स्ट फेस में हम क्या करेंगे वो ज़रा देखें। फॉर्म अ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नई हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करेंगे दैट सीक्स मिनिमाइजेशन। और ओरिजिनल प्रॉब्लम चाहे मैक्सिमाइजेशन का हो मिनिमाइजेशन का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगी इसको हमेशा से हम मिनिमाइज ही करेंगे। और ये क्या भला होगी, ऑफ सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स प्रॉब्लम में होंगे उनका सम हम बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन देंगे। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा से हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू ओरिजिनल प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स जो लेंगे हम ओरिजिनल प्रॉब्लम के लेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे नहीं बनेगी। इफ़ मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ ज़ीरो, जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आती है, मीनिंग दैट ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर ज़ीरो, यानी जो नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बनाया था वो सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है। अगर इनका ऑप्टिमल वैल्यू आती है ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि तमाम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इक्वल टू ज़ीरो हैं। द प्रॉब्लम है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हम स्टेप टू में जाएंगे। अदरवाइज इफ द मिनिमम इज पॉजिटिव द प्रॉब्लम हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कोई वैल्यू आती है, ज़ीरो नहीं आता है फर्स्ट फेज में, तो प्रॉब्लम का कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, हम फेज टू पे नहीं जाएंगे। तो मैं समराइज़ करके सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम हमेशा से मिनिमाइज करेंगे। ओरिजिनल प्रॉब्लम चाहे मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का हो, ये जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी इसको हमेशा से हम मिनिमाइज करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी हमारे पास सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स।
जो प्रॉब्लम में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे उनका सम होगा, और इस सम को हम क्या कहेंगे, एक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन देंगे, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे सब्जेक्ट टू ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम की जो ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स है वो यूज़ करके हम नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज हमने सिंप्लेक्स मेथड से ही करना है इसको, और कोई नया मेथड इसमें नहीं है। जब हम इसको का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे तो अगर ज़ीरो आता है तो हमने नेक्स्ट फेज पे जाना है, अगर ज़ीरो नहीं है तो हमने स्टॉप करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट फेज। और फेज टू में क्या करेंगे, फॉर्म अ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूटिंग substitution of basic variables from the optimal table of phase 1। फेज 1 के ऑप्टिमल सॉल्यूशन से हम नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करेंगे और यूज़ ऑप्टिमम बेसिक सॉल्यूशन ऑफ फेज 1। और फेज 1 का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो हम यूज़ करेंगे विदाउट द कॉलम्स ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम डिलीट करेंगे क्योंकि इनका सम ऊपर हमने बताया ज़ीरो है, तो इनको हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में ख़त्म करेंगे एज अ स्टार्टिंग टेबल फॉर फेज 2। और ये जो हमारे पास स्टार्टिंग टेबल होगा फेज 2 के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हम नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे फ्रॉम लास्ट टेबल ऑफ फेज 1 से, और फिर वहाँ से हम कंस्ट्रेंट्स लेंगे। न्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे बनेगी वो प्रॉब्लम की ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इनफैक्ट वही होगी। वो अगर मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज है तो उसको हमने मिनिमाइज करना है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड में हम करते थे। तो आई थिंक मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आए तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, सोल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम बाय टू फेज मेथड। मिनिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 6, x1 माइनस 2x2 लेस आर इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, चूँकि ये वही प्रॉब्लम है जो हमने उससे किया था, एम मेथड से किया था, तो वहाँ हमने इसको का स्टैंडर्ड इसी के साथ ही है, ज़रा देखें स्टैंडर्ड में हमने कन्वर्ट किया है ये ऊपर, इसलिए यहाँ फिर से नहीं किया है। तो आप लोग ज़रा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देखें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के नाम से ये स्टेप 1 हमने वहाँ पे किया है और वही सेम प्रॉब्लम था, इसलिए यहाँ हमने इसको स्किप कर दिया है। तो आप वहाँ से इसकी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसमें ज़रा देखें क्या है हमारे पास, इसमें देखें हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स दो हैं, R1 एंड R2। तो न्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी वो सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होगी, यानी कोई नई हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो होगा R1 प्लस R2 के इक्वल। तो यहाँ पे ज़रा देखें हमने वही किया है, नई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, R स्मॉल r विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स R1 प्लस R2 होगा। अब R1 और R2 की वैल्यूज़ हमने ऊपर जो स्टेप है, एक मिनट में एक काम करता हूँ, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा बार बार हमें पीछे जाने से। ये हमने फाइंड कर दिया, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है ये।
सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हमने सिलेक्ट वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अब यहाँ से देखें हम R1 और इनकी यहाँ इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ इनको ऐड करने की ज़रूरत टू फेस में नहीं होगी, तो इनको निकालें, ये इतना काफ़ी है। यहाँ से हम फर्स्ट कंस्टेंट से R1 की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड कंस्टेंट से R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम पुट करेंगे। मिनिमाइज R इक्वल टू R1 प्लस R2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। ये जो कंस्टेंट्स हमने लिया है एग्जैक्टली देखें, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम की कंस्टेंट्स हैं यही हमने लिया है। 4x1 प्लस 3x2 माइनस s1 प्लस R2 इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस s2 इक्वल टू 4 और 3x1 प्लस x2 प्लस R1 इक्वल टू 3। ये एग्जैक्टली हमने सेम लिया। अब यहाँ पे देखें न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। R1 की वैल्यू यहाँ से निकाला तो ये होगा 3 माइनस 3x1 माइनस x2 यहाँ तक। ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहाँ से सेकंड R2 की वैल्यू निकालेंगे हम सेकंड कंस्टेंट से, तो वो हमारे पास ये है 6 माइनस 4x1 माइनस 3x2 प्लस s1। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 7x1 माइनस x2 प्लस s1 प्लस 9। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, वेरिएबल्स को एक साइड पे शिफ्ट करें तो ये होगा r प्लस 7x1 प्लस 4x2 माइनस, ये इनफैक्ट s1 है, यहाँ पे 1 गलती से रह गया है, इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गई और ऊपर जो हमारे पास 3 कंस्टेंट्स हैं इनको लेके हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। सबसे पहले फेज 1 का टेबल 1 होगा ये हमारे पास। R में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया, इसके कोफिशिएंट्स 7, 4 और S1 का कोफिशिएंट -1 है, बाकी ये 0 0 है। सोल्यूशन हमारे पास 9 है। इसी तरह से फर्स्ट कंस्टेंट 3, 1 और 1, ये इस तरह से आ जाएगा 3, 1, S1 0 है, कोफिशिएंट जो भी है यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह से R2 हमने लिखा है यहाँ पे और S2 थर्ड जो कंस्टेंट है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट टेबल बन गया। यहाँ से सिंप्लेक्स मेथड हमने यूज़ करना है जो शुरू में हमने किया था। मोस्ट पॉजिटिव इंटरिंग वेरिएबल बनेगा, जेड रो में देखें ये मोस्ट पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल होगा या इसको हम वर्क कॉलम भी कहते थे। तो x1 हमारे पास इंटर करेगा और फिर रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे। रेशियो ज़रा कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा, ये 3 डिवाइडेड बाई 3 होगा, 1 आ जाएगा यहाँ से, 6 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 1। तो ये जो R1 का रेशियो है ये लीस्ट रेशियो होगा, 1 है, जो कि यहाँ हमने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग खुद से कर सकते हैं। R1 लीव्स, क्योंकि इसका लीस्ट रेशियो बनता है, ये हमारे पास लिविंग वेरिएबल बनेगा। अब आगे का प्रोसीजर एग्जैक्टली जो सिंप्लेक्स मेथड में हमने किया था वही है। हम पाइवट रो निकालेंगे। पाइवट रो निकालने के लिए R1 रो को थ्रू ओवर्ट हम क्रॉस सेक्शन में जो एलिमेंट आता है 3, इससे डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 1, 1/3 0, 1/3 0 0 1। ये आगे हमने ये जो है इनकी कैलकुलेशंस यहाँ पे हैं, ज़रा देखें। फिर हम बाकी जो रोज हैं उनको रिकैलकुलेट करेंगे। ओल्ड आर रो हमारे पास वही फार्मूला होगा, इक्वल टू न्यू आर रो माइनस न्यू पाइवट इक्वेशन, इट्स इंटरिंग कॉलम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय पाइवट इक्वेशन। तो ओल्ड जो आर रो है वो ये है, यहाँ से देखें फर्स्ट से हमने निकाला है, जो फर्स्ट कॉलम है ये है हमारे पास 7 4 -1 0 0
9। तो ये यहाँ पे आ गया 7 4 -1 0 0 0 9। और इसका इंटरिंग कॉलम कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 7 है, तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पाइवट इक्वेशन को। -7 इंटू न्यू पाइवट इक्वेशन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। फिर ऐड करना है, हमारे पास ये न्यू आर इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हमने R2 इक्वेशन को रीफार्मुलेट किया, ओल्ड R2 इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय इट्स पाइवट कॉलम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय पाइवट इक्वेशन। तो पाइवट कॉलम कोफिशिएंट यहाँ पे देखें 4 है, इसमें देखें 4 है, तो 4 यहाँ पे हमने रख के अंदर मल्टीप्लाई किया पाइवट इक्वेशन को, और जस्ट ऐड करने से हमारे पास न्यू R2 इक्वेशन आ गई। सेम लाइन पे हमने S2 इक्वेशन कैलकुलेट किया है यहाँ पे, और इन सब को हमने आगे नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे पुट किया। ये हमारे पास न्यू टेबल आ जाएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे हम पहले करते थे उसी तरह से कर सकते हैं, इजी रहेगा। अब यहाँ इस टेबल में देखें हमारे पास अगेन ये 5 डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल होगा, यानी x2 अगेन क्या करेगा, अब x2 इंटरिंग वेरिएबल होगा। फिर से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कॉलम्स को इस कॉलम से डिवाइड करेंगे, x2 से रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो ज़रा देखें हमारे पास अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 1/3 से तो ये 3 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो ये 6 डिवाइडेड बाई 5 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो सेकंड रो है यानी R2 यहाँ पे लीव करेगा हैविंग लीस्ट रेशियो, इसमें लीस्ट रेशियो है, इसलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ा है, इसमें नई कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास x2 इंटर कर जाएगा और R2 यहाँ से लीव करेगा। तो R2 इक्वेशन से हम न्यू पाइवट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। वो इस तरह से करेंगे, इस 5/3 से थ्रू ओवर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, पाइवट इक्वेशन बनेगी, और बाकी के जो रोज हैं हम इनको रीफार्मुलेट करेंगे। यहाँ जैसे आइट्रेशन 2 की कैलकुलेशंस यहाँ पे हैं, ओल्ड आर इक्वेशन माइनस इट्स इंटरिंग कॉलम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय पाइवट इक्वेशन। तो इस तरह से इसी फार्मूले से हमने x1 को भी नया बनाया, s2 को भी न्यू बनाया, और ये हमारे पास नई वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो थर्ड जो है हमारे पास ये वाला टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल में देखें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली रो है इसमें कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है और प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है। अब यहाँ पे जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इस प्रॉब्लम में देखें वैल्यू 0 आ रही है। अगर यहाँ पे ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करे और यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस केस में क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन फिजिबल है चूंकि 0 है। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, फेज़ 2 में चले जाएंगे। फेज़ 2 में जब जाएंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ से आप लोग ज़रा इसकी फिर से इक्वेशंस अगर बनाएं कहीं साइड पे, तो आप z को तो छोड़ दें, सॉरी r रो को छोड़ दें, x1 x2 और s2 की जब इक्वेशंस बनाते हैं तो ज़रा देखें। फर्स्ट कंस्टेंट बनेगी x1, x2 इसमें 0 होगा और +1/5 s1 होगा, ये s1 का कोफिशिएंट है। इसी तरह से r1 r2 को आपने 0 कर देना है क्योंकि इनका सॉल्यूशन यहाँ पे हमने निकाला ये 0 के इक्वल है, और s2 हमारे पास बचेगा। तो we need to substitute the basic variables x1 and x2 in objective function. Use the optimum basic solution without artificial variables of phase 1 as starting table of phase 2. आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम्स को हमने डिलीट करना है, और ये जो हमारे पास लास्ट टेबल है ये अब फेज़ 2 का फर्स्ट टेबल बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन रीफार्मुलेट होगी। ज़रा यहाँ से देखें, हमने जस्ट क्या किया है, इसमें z इक्वल टू
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये देखें 4x1 + x2 है। तो 4 इंटू यहाँ से हमने ये जो लास्ट टेबल है यहाँ से x1 की वैल्यू निकाला है जस्ट, और कुछ नहीं किया। ये x1 = 1/5 s1 होगा और प्लस 1/5 s2 होगा। तो दूसरी तरफ ये क्या है हमारे पास 3/5 है। ये आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक वैल्यू निकाल के x1 की यहाँ पे हमने पुट कर दिया। इसी तरह से x2 की भी वैल्यू निकाल के यहाँ हमने आगे x2 की जगह हमने पुट कर दिया ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब आ गई है z + 1/5 s1 = 18/5। तो ये अब हमारे पास न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मिनिमाइज़ करना है चूँकि ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, और इसको हमने मिनिमाइज़ करना है। तो नया जो टेबल बनेगा यानी फेज़ 2 का फर्स्ट टेबल वो इस तरह से बनेगा। यहाँ से देखें x1 का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, 0 होगा। x2 का कोफिशिएंट भी नहीं है, 0 होगा। s1 का 1/5 है तो ये 1/5 आ जाएगा, और s2 भी नहीं है तो ये 0 होगा। सोल्यूशन यहाँ पे है हमारे पास 18/5, तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ से हमने ये अब न्यू जेड रो बनाया है, और बाकी ये जो रोज हैं ये एज इट इज़, जस्ट हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को डिलीट करके इसके जो लास्ट टेबल है इसी को लिया है हमने। जस्ट यहाँ से हमने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स R1 और R2 रो कॉलम्स हैं इन दोनों को डिलीट किया, बाकी इस टेबल को हमने ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिया। ये हमारा स्टार्टिंग सॉल्यूशन होगा। अब हमने अगेन सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ देखें x1 0 है, x2 0 है, और s1 चूँकि ये हमारे पास नॉन बेसिक है ये इंटर करेगा, पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ये जो कॉलम है हमारे पास इंटरिंग होगा s1 वाला। रेशोज ज़रा कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा हमारे पास s2 के करस्पॉन्डिंग जो है 1/1 1 इसका रेशो आ जाएगा। ये लीस्ट है ये वाला, तो इसलिए ये S2 हमारे पास लीव करेगा। यहाँ से हम न्यू पाइवट इक्वेशन बनाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन में एलिमेंट है 1 है तो 1/1 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एज इट इज़ हमारे पास न्यू पाइवट इक्वेशन आ जाएगी। और हमने क्या करना है जो फार्मूले हैं उनके थ्रू हमने जेड रो कैलकुलेट करना है, x1 कैलकुलेट करना है और x2 कैलकुलेट करना है। वो यहाँ पे ज़रा देखें फेज़ 2 आइट्रेशन 1 में हमने किया है। तो ओल्ड जेड इक्वेशन हमारे पास ये है, ये ओल्ड जेड इक्वेशन, इसका इंटरिंग कॉलम कोफिशिएंट -1/5 है, मल्टीप्लाई बाय पाइवट इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये वाली न्यू जेड इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से x1 इक्वेशन, ओल्ड x1 इक्वेशन -1/3 मल्टीप्लाई बाय न्यू पाइवट इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ गई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह से x2 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इसको रीफार्मुलेट करके रीकैलकुलेट करें ये आ जाएगी। तो इन तमाम वैल्यूज़ को लाके पुट करेंगे हमारे पास सेकंड टेबल आ जाएगा फेज़ 2 का, जो कि ये है। अब इस टेबल को ज़रा देखें गौर से, तो हमारे पास क्या है, जेड रो में x1 0 है, x2 0 है, s1 0 है और s2 माइनस में है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरिंग वेरिएबल यहाँ से हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और यहाँ से ज़रा देखें तो z की वैल्यू हमारे पास 17/5 है, x1 हमारे पास 2/5 है और x2 जो वेरिएबल है वो है 9/5 है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। सेम सोल्यूशन ज़रा देखें हमने इसी प्रॉब्लम के लिए कैलकुलेट किया था एम टेक्निक से, तो यहाँ भी हमारे पास यही सोल्यूशन
आ गया था। तो दोनों मेथड्स वैलिड हैं, बट आप लोग मैनुअली सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा जो एम टेक्निक है उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कंपेयर टू टू फेज मेथड। टू फेज मेथड में हम प्रॉब्लम को टू फेजेस में स्प्लिट करते हैं और सिंपल हम यूज़ करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, जिसकी वजह से इसमें कैलकुलेशंस में आसानी रहती है और जो एरर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसमें आई थिंक कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, जस्ट ये एक पॉइंट इसमें नया है कि हमने प्रॉब्लम को टू फेजेस में स्प्लिट करना है। फर्स्ट फेज में हमने सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को एक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन देना है, उस फंक्शन को हमेशा से हमने मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम। अगर फर्स्ट फेज का सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज़ीरो आता है तो फिजिबल है हम सेकंड फेज में चले जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, हम स्टॉप करेंगे। अगर ज़ीरो आता है तो फिर हम क्या करेंगे, x1 x2 की वैल्यूज लास्ट टेबल ऑफ फेज वन से निकाल के ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। वहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन करके एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है जो कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में इसी तरह की आ जाएगी। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने यहाँ पे पुट करना है, सेकंड फेज का फर्स्ट टेबल होगा और रिमेनिंग जो टेबल होगा ये फर्स्ट फेज का लास्ट जो हमारे पास टेबल आता है ये हमने एज इट इज़ लेना है। इसमें से जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हमने निगलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास टेबल होगा। आगे अगेन आपने क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करके इसका सोल्यूशन निकालना है, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सर अगर फेज वन एंड पॉजिटिव के बजाय जीरो या पॉजिटिव वैल्यू के बजाय नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करें सर? तब भी इनफिजिबल ही होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्रॉब्लम का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट फेज में ज़ीरो आए तब आपने सेकंड फेज में मूव करना है। अगर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव वैसे आएगी नहीं, अगर आ भी जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, आप सेकंड फेज में नहीं जाएंगे। हाँ जी, और किसी ने अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है सर। तो बाकी जो है फर्स्ट फेज में न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करना है वो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लेना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल के पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। देन सिंपली जो सिंप्लेक्स मेथड हमने शुरू में पढ़ा था उसी को यूज़ करना है। आपने एंड पे चेक करना है, अगर वैल्यू ज़ीरो आती है तो सेकंड फेज में जाना है, अगर ज़ीरो नहीं आती है, कोई पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, दोनों केसेस में आपने स्टॉप करना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये होगा। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। आप लोग मैनुअली सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो मेथड है ये एम टेक्निक से बहुत इजी है। तो अब हम अटेंडेंस की तरफ जाते हैं।